नमस्कार दोस्तों। हम बिहार जुडिशरी एग्जाम 2023 की तैयारी में लगे हुए हैं और अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे जो कंट्रोल होने वाला है, जिसके माध्यम से वो कंट्रोल हो सकता है, उसमें सबसे नंबर हमारा था, एक था जुडिशियल कंट्रोल, नंबर 2 पे हमारा है प्रोसीजरल कंट्रोल, इसके बाद हमारा आएगा पार्लियामेंट्री कंट्रोल। क्या पार्लियामेंट्री कंट्रोल सिलेबस में है या नहीं है उसको हम देखेंगे, उसके बाद उसको हम लेक्चर बनाएंगे। लेकिन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसीजरल कंट्रोल को। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को प्रोसीजरल कंट्रोल के द्वारा भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला यही है कि we can challenge to delegated legislation that it has not been enacted according to the procedure prescribed by the Parent Act। तो पेरेंट एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया, उस पार्लियामेंट ने कुछ प्रोसीजर लेट डाउन कर दिए कि उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाना है। लेकिन आपने बनाया, प्रशासन ने बनाया, लेकिन उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या वो शून्य हो जाएगा या बाद में उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करके उसको वैलिड बनाया जा सकता है? इतनी बातें यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो बट व्हेन इट वाज चैलेंज ऑन द प्रोसीजरल ग्राउंड, the court see first that such procedure was mandated to follow or only directive in nature. So what are the procedure prescribed by the parliament through the Parent Act? This was the mandatory or this was only directive? यदि वो मैंडेटरी प्रोसीजर था तो उसको फॉलो करना जरूरी है। That means if it is found that the procedure was mandatory to follow and it was not followed by the subordinate authorities when the delegated legislation was being enacted, the court can declare doctrine delegated legislation as ultra virus। लेकिन यदि कोई प्रोसीजर, इफ एनी प्रोसीजर इज ओनली डिक्लेयर्ड एज अ डायरेक्टिव इन नेचर, प्रिस्क्राइब्ड एज अ डायरेक्टिव इन नेचर, तो उसको फॉलो नहीं किया गया है, तो वो प्रत्यायोजित विधायन आपका शून्य नहीं होगा। उसको बाद में हम जितनी भी इरेगुलरिटी है उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि प्रोसीजरल कंट्रोल दो तरह का हो सकता है, एक है मैंडेटरी और एक होगा आपका डायरेक्टिव इन नेचर। जो मैंडेटरी है उसको फॉलो नहीं किया गया है तो शून्य होगा, और जो मैंडेटरी नहीं है, केवल एक डायरेक्शन था, उसको आपने फॉलो नहीं किया, बना दिया है, तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा। उस इरेगुलरिटी को बाद में ठीक कर सकते हैं और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो मैंडेटरी इन नेचर का है उसमें तीन यहाँ पे हैं: कंसल्टेशन ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा है एक्सपेक्टेशन टू प्रेजेंट बिफोर हाउस, एंड तीसरा है प्री पब्लिकेशन। तीन तरह के ये जो निर्देश हैं ये मैंडेटरी हैं, प्रोसीजर हैं, ये मैंडेटरी हैं, इसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो बनाया गया है वो शून्य हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस टू पेरेंट एक्ट माना जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अब एक एक को डिस्कस करते जाएंगे। कभी कभी जो है एक केस था हमारे पास, वो केस है राजा बुलंद शुगर कंपनी लिमिटेड वर्सेस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 1965 सुप्रीम कोर्ट का है। इस केस में जस्टिस बांचू थे, उन्होंने कहा था कि यह प्रश्न कि किसी स्टैट्यूट्स का, किसी पेरेंट एक्ट का कोई विशेष प्रावधान आज्ञापक है, मैंडेटरी है, या केवल डायरेक्टिव इन नेचर है, केवल निर्देशात्मक है, तो उसके लिए सामान्य रूप से हम ये देखते हैं कि इंग्लिश वर्जन में शैल का यूज किया गया है या विल का यूज किया गया है या मे का यूज किया गया है। यदि शैल का यूज किया गया है तो मतलब कि वो प्रोविजंस मैंडेटरी है, उसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही आप प्रत्यायोजित विधान बना सकते हैं। लेकिन यदि शैल नहीं है, विल है,
तो आप जनरली जो है आप उसको फॉलो कर भी सकते हैं, में है तो फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी प्रत्यायोजित विधायन के मामले में इन द मैटर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन शैल अगर है तो वो तो मैंडेटरी है ही, लेकिन जहां शैल नहीं है, मे है या यू विल है, वहां भी कभी कभी हम एज ए मैंडेटरी उसको यूज कर सकते हैं या एज ए मैंडेटरी उसको इंटरप्रीट कर सकते हैं। ये राजा बुलंद शुगर मिल कंपनी लिमिटेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये उस विधान की, उस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के सब्जेक्ट मैटर पर डिपेंड करता है कि उसके प्रोविजंस, जो प्रोसीजरल प्रोविजन हैं, वो मैंडेटरी हैं या केवल बस डायरेक्टिव इन नेचर का है। तो निश्चित है कि ये हर एक मामले के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा और जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेरेंट एक्ट है उस पर डिपेंड करेगा कि इसमें जो प्रोसीजर बताया गया है, जिस प्रोसीजर को फॉलो करके आपको बनाने थे प्रत्यायोजित विधायन, तो वो प्रोसीजर मैंडेटरी है या केवल बस निर्देश के रूप में दिया गया था। तो अब हमने कहा कि जो मैंडेटरी चीजें हैं वो 3 हैं, ये 3 तो मैंडेटरी हैं ही। अगर इनमें से किसी एक को मैंडेटरी बना दिया गया है तो उसको फॉलो करना है और करने के बाद ही जो है आप उसको पब्लिश कराएंगे। तो पहला हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कंसल्टेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसमें इसका मतलब ये है कि पेरेंट एक्ट के थ्रू किसी को लॉ मेकिंग पावर दिया गया है, डीएम को, एसडीएम को, गवर्नर को, किसी मिनिस्टर्स को, और वो जब वो रूल्स बनाएगा, रेगुलेशन बनाएगा, तो उस रूल्स और रेगुलेशन से जिस व्यक्ति को प्रभावित करता है वो रूल्स और रेगुलेशन जिस व्यक्ति को या जिस व्यक्तियों के वर्ग को प्रभावित करता है, पहले आपको उनसे परामर्श लेना होगा। यानी हितबद्ध व्यक्तियों से परामर्श पहला प्रोसीजर है। तो अगर पेरेंट एक्ट में ये लिखा है कि हम आपको लॉ मेकिंग पावर डेलीगेट कर रहे हैं, चाहे डीएम को, चाहे एसडीएम को, चाहे गवर्नर को, चाहे किसी मिनिस्टर्स को, लेकिन आप तभी बनाएंगे जब पहले आप हितबद्ध व्यक्तियों से परामर्श कर लेंगे तब। तो उस रूल्स रेगुलेशन से जिन जिन व्यक्तियों के हित प्रभावित हो रहे हैं उनसे आप पहले परामर्श कर लेंगे, फिर आप बनाएंगे। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, अपने जिले में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के पावर दिए गए हैं। वो ये डिसाइड करेगा कि कौन सी स्कूल बस किस रास्ते पर कितने बजे निकलेगी, उस जिले में भारी वाहन कितने बजे के बाद अब एंट्री नहीं होगी, और एंट्री होगी तो किस किस रोड से निकलेगी। तो जब वो ये रूल्स बनाएगा तो जितने भी स्कूल्स के प्रिंसिपल हैं या मैनेजमेंट हैं, प्रबंधक हैं, उनसे वो कंसल्ट करेगा कि आपकी स्कूल कहाँ पर स्थित है, बसें कितनी हैं, कब कब जानी है, टाइमिंग क्या है, आपकी टाइमिंग ये है तो ये कर लीजिए क्योंकि ऐसा होने वाला है। और जितने ट्रांसपोर्टर हैं उस स्टेट में और उस डिस्ट्रिक्ट में, उनसे भी कांटेक्ट करेगा, करके तभी वो रूट फिक्स करेगा कि ऐसे ऐसे होगा, अब स्कूल की टाइमिंग ये रहेगी, अब स्कूल की टाइमिंग वो रहेगी। अगर उसने बिना हितबद्ध व्यक्तियों से कंसल्ट करके कोई रूल्स बना दिया, ये स्कूल बसेस की टाइमिंग फिक्स कर दी, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। अगर हम बात करें यूके में, तो यूनाइटेड किंगडम में ऐसे प्रावधान को मैंडेटरी माना गया है कि अगर आप कोई रूल्स बना रहे हैं, उससे कोई व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, तो आपको पहले उसे कांटेक्ट करना होगा। रूल्स मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, नॉट द लेजिस्लेचर। विधायिका तो हमारा फ्री है, कोई भी कानून बना सकता है। हम बात कर रहे हैं सबऑर्डिनेट एक्ट की, हम बात कर रहे हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, जो बनाता है हमारा प्रशासन, जिसको लॉ मेकिंग पावर डेलीगेट किया गया है। तो इससे क्या हो गया कि जो अधीनस्थ विधान निर्माण है उसमें पूर्व परामर्श की आवश्यकता व्यक्त की गई है। यूके में इसको मैंडेटरी माना गया है। हालांकि ये एब्सोल्यूट रूल नहीं है, थोड़े मोड़े मामलों में वहां पे लिबरल है, लिबर्टी दी गई है कि बिना परामर्श लिए भी अगर आपने बना दिया है तो परामर्श बाद में भी ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसको अमेंड कर सकते हैं। लेकिन जब बात हम करते हैं यूएसए की, तो यूएसए में एक एक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट 1946।
उसके सेक्शन 4 में यह आवश्यक रूप से लिख दिया गया है, एक सामान्य प्रावधान है कि जब भी रेगुलेशन को बनाया जाएगा तो उसके इंटरेस्टेड पर्सन को पार्ट लेने का अवसर दिया जाएगा और उसकी सलाह ली जाएगी। इस प्रावधान को वहां पे मैंडेटरी बनाया गया है। तो सेक्शन 4 ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट 1946 ये यूएसए का है। तो यहाँ पर कंसल्टेशन ऑफ इंटरेस्ट यूएसए में मैंडेटरी कर दिया गया है जब भी आप कोई रेगुलेशन बनाने जा रहे हैं। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ऐसे प्रोविजंस को मैंडेटरी मानना एक तरह से डाउटफुल माना गया है। कुछ मामलों में परामर्श की आवश्यकता से संबंधित जो क्लॉज रखे गए हैं उसको केवल डायरेक्टिव इन नेचर माना गया है, निर्देशात्मक माना गया है। जैसे अब केस था एक बनवारी लाल अग्रवाल वर्सेज स्टेट ऑफ अग्रवाल है वो वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर 1961 सुप्रीम कोर्ट का है। इस मामले में माइन एक्ट 1952 के सेक्शन 12 के अंतर्गत, माइन एक्ट यानी खान अधिनियम 1952 के सेक्शन 12 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जो रूल्स बनाए गए थे वो माइन काउंसिल के एडवाइस की अवहेलना करके बनाए गए थे। माइन काउंसिल यानी कि जो इंटरेस्टेड पर्सन थे, जो उस कोयले की खदानों में या किसी अन्य खदानों में जो ठेकेदार थे, मालिक थे, ऑनर थे, उनसे कोई परामर्श जो है नहीं लिया गया था। हालांकि प्रोविजन तो रखा गया था, प्रोविजन रखा गया था और वो प्रोविजन ऐसा लग रहा था कि वो प्रोविजन मैंडेटरी है, बिना उनके परामर्श के आप कोई रूल्स नहीं बना सकते। कि फाइन कब चलेगा, अरे माइन कब चलेगा, कब नहीं चलेगा, उसमें फैसिलिटीज क्या होंगी, क्या नहीं होंगी, कब बंद किया जाएगा, कौन सी सुविधाएं वर्कर को दी जाएंगी। सरकार ने क्या किया, ये सरकार ने उन माइन काउंसिल खान परिषद के सदस्यों की परामर्श को अनदेखा कर दिया, जो है नहीं लिया उन परामर्श को। तो कोर्ट ने कहा कि आपने बिना परामर्श लिए अगर आपने कोई रेवोल्यूशन बना दिया है खान से संबंधित, माइन से संबंधित, तो वो अधिनियम अवैध होगा क्योंकि वो मैंडेटरी प्रोविजन थे। लेकिन एक अन्य बाद में इस तरह के परामर्श को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केवल निर्देशात्मक है, अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तो केवल उसी कारण कोई रेगुलेशन या रूल्स अवैध नहीं हो जाएंगे, वो वैध रहेंगे। इसका मतलब है कि भारत में कंसल्टेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी हितबद्ध व्यक्तियों से परामर्श के लिए कोई सामान्य और यूनिफॉर्म रूल नहीं है, सामान्य और एक समान रूल जो है नहीं है। हालांकि देश के विकास के हित में यह आवश्यक है कि जहां पर भी इंटरेस्टेड पर्सन के कोई हितबद्ध व्यक्ति के कोई प्रभावित हो रहे हैं राइट्स वगैरह, तो आपको बनाना चाहिए था। लेकिन चूंकि अब ऐसी बातें हैं तो नहीं है, प्रावधान हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया गया है। अगर है तो किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि जो है मैंडेटरी है, किसी मामले में होता है कि जो डायरेक्टिव है, तो इसलिए चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। लेकिन होना चाहिए क्योंकि हितबद्ध व्यक्तियों के बिना सलाह के यदि आप बना देते हैं तो उनके हित प्रभावित होंगे और लोकतंत्र में ये बहुत बड़ी चीजें होगी। जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक्सपेक्टेशन टू प्रेजेंट बिफोर हाउस, यानी कि हमारी पार्लियामेंट ने एक पेरेंट एक्ट बना दिया और उसके तहत रूल बनाने के अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने अब उस अधिकार का यूज करके रूल्स रेगुलेशन बना दिए हैं, तो अब पार्लियामेंट बोल सकती है कि ये इसका एग्जीक्यूशन तभी होगा जब आप उसे हाउस में रखेंगे और हाउस उसे पास कर देगी। तो जब तक उसे आप लोकसभा में नहीं रखते हैं, जब तक आप उसे विधानसभा में नहीं रखते हैं और वो विधानसभा या लोकसभा उसे पास नहीं करती है, तब तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। अगर आपने उसका एग्जीक्यूशन कर दिया तो उसके तहत सभी कार्रवाइयां शून्य मानी जाएंगी। तो ये है आपका एक्सपेक्टेशन टू प्रेजेंट बिफोर लेजिस्लेशन। ऐसे प्रावधान केवल कुछ ही एक्ट में है, सभी में नहीं मिलते, कुछ ही एक्ट में है।
और अगर इसके अधीन कोई रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो उसका इन्फोर्समेंट तभी होगा जबकि उसे पार्लियामेंट में रखा जाएगा। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि यदि ऐसा प्रावधान बनाया गया है पेरेंट एक्ट के थ्रू और स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए बट उसे पार्लियामेंट में नहीं रखा और उसे एग्जीक्यूट कर दिया, तब अब क्या होगा? उस रेगुलेशन का क्या होगा और जो एक्टिविटीज हुई हैं उसका क्या होगा? इंग्लैंड में 1944 में ये बात प्रकाश में आई कि फायर सर्विसेज इमरजेंसी प्रोविजंस एक्ट 1941 के अंतर्गत, एक्ट ध्यान से सुनना जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये मामला यूके का है। फायर सर्विसेज इमरजेंसी प्रोविजंस एक्ट 1941 के अंतर्गत तमाम रेगुलेशन बनाए गए और उन रेगुलेशन को पार्लियामेंट के सामने नहीं रखा गया था। लेकिन उस एक्ट में ये रिक्वायरमेंट थी कि जो भी रेगुलेशन बनाए जाएंगे एग्जीक्यूटिव के द्वारा या प्रशासन के द्वारा उसे पार्लियामेंट में रखा जाएगा। अब इस चूक का, इस डिफॉल्ट का क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होगा, ये चीजें बहुत चिंता का विषय हो गया, क्योंकि अगर क्वेश्चन किया जाता इसे तो निश्चित है कि वो शून्य हो जाता। इससे बचने के लिए पार्लियामेंट ने एक अलग से एक्ट बना दिया। इन सभी रेगुलेशन को, इन सभी रूल्स को लीगल करने के लिए उन्होंने एक अलग से सुरक्षा अधिनियम बनाया गया और उसके द्वारा उन्होंने उन सभी रेगुलेशन को वैध घोषित कर दिया। हमें पता है कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट सबसे ज्यादा सशक्त और एम्पावर्ड है, वो कुछ भी कर सकती है सिवाय पुरुष को औरत और औरत को पुरुष बनाने के अलावा, बाकी सब काम कर सकती है वो, क्योंकि वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो वहां की अपर हाउस ही है। हालांकि अब चीजें चेंज हो गई हैं, 2009 से वहां सुप्रीम कोर्ट स्थापित हो गया है तो चीजें चेंज हो गई, बट पहले की बात है ये। तो पहले की बात में सुप्रीम कोर्ट कौन थी? वहां की जो अपर हाउस थी वही सुप्रीम कोर्ट थी। तो वो अपने द्वारा बनाए गए कानून को शून्य क्यों घोषित करेगी? करेगी ही नहीं। इसलिए जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट ब्रिटेन में नहीं थे, अब बाद में आ गए हैं, वो अलग चीजें थे, पहले सीमित रूप में थी बस केवल। तो इसलिए उन सभी एक्ट को लीगल डिक्लेयर करने के लिए एक सुरक्षा अधिनियम बनाया गया और उनको सब लीगल डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन अब ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि यदि सुरक्षा अधिनियम नहीं बनाया गया होता तो क्या वो अधिनियम वैध होते या अवैध होते। जो रेगुलेशन बनाए गए थे और पार्लियामेंट में नहीं रखे गए थे, एग्जीक्यूट कर दिए गए थे, तो क्या वो वैध होते कि अवैध होते, चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई। लेकिन जब बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तय करते समय इसे भी एक ग्राउंड बनाया गया था कि सबऑर्डिनेट एक्ट को, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को हाउस में नहीं रखा गया था, जबकि पेरेंट एक्ट में यह अपेक्षा की गई थी। तो पहला जो केस हमारा था वो है DS गरेवाल वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर 1958 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया कि चूंकि संसद ने सावधानी बरती थी कि प्रवर्तन में आने के पहले नियमों को संसद के पटल पे रखा जाए, आप इन्फोर्स करने जा रहे हैं तो इन्फोर्स करने से पहले ही आप उन सभी नियमों को पार्लियामेंट में रखें। इसके द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट लॉ मेकिंग पावर उसी के पास है, उसने ही अपने लॉ मेकिंग पावर को डेलीगेट किए हैं। तो पार्लियामेंट जब चाहेगी तब उसमें चेंज भी कर सकती है। तो यदि आपने कोई रूल्स बनाए हैं तो पार्लियामेंट को लगता है कि रूल्स खराब है तो उसमें कुछ चेंज भी कर सकती है वो। तो अतः ये स्पष्ट है कि संसद ने किसी प्रकार से अपनी लॉ मेकिंग पावर को त्याग नहीं किया था, क्योंकि उसने कहा था कि आप जो है हमारे पास रखिए। तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट ने जब अपनी लॉ मेकिंग पावर को किसी और को डेलीगेट किया है तो वो पूरी चौकसी बनाए हुए है। इसलिए डेलीगेशन ऑफ लॉ मेकिंग पावर बाय पार्लियामेंट टू एनी अदर अथॉरिटी इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल।
वो असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि वो लॉ मेकिंग पावर अपने रिजर्व किए हुए है। अपने लॉ मेकिंग पावर किसी और को दे रहा है पार्लियामेंट, तो अपने पास राइट रिजर्व किए हुए है कि जब चाहे वापस ले लेगा, या जो उसने बनाया है वो हमारे पास ले आएगा और हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसके बाद ही वो लागू होगा। जब हम अप्रूव करेंगे तभी लागू होगा। इसका मतलब है कि अभी भी लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट के पास ही है, वो रूल्स चाहे किसी ने बनाए हो, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर प्रत्यायोजित विधायन को की संवैधानिकता चेक करते समय सुप्रीम कोर्ट ये देखता भी है कि वास्तव में लॉ मेकिंग पावर किसके पास है, फाइनली किसका डिसीजन जो है बाध्यकारी होगा। अब अगर हम कहते हैं कि न्यायिक शक्तियां हमारी न्यायपालिका में निहित है, तो इसका मतलब है कि फाइनल डिसीजन हमारी न्यायपालिका का ही होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसी तरह इन री केरल एजुकेशन बिल आया 1958 सुप्रीम कोर्ट में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां पर पहले ही निर्धारित हो चुका है कि यदि गजट में प्रकाशन हो गया है, प्रकाशन के बाद गजट में प्रकाशन के बाद ही उसे संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था। तो इसका मतलब है कि ये नियम उस प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही प्रवर्तनशील होंगे। इसका मतलब है कि यदि पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बना दिया, पेरेंट एक्ट, उस पेरेंट एक्ट में पार्लियामेंट ने लिखा है कि इसके तहत जो भी रूल्स बनाए जाएंगे उस रूल्स को ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया जाएगा और उसके बाद उसे पार्लियामेंट में रखा जाएगा। अगर ये रूल्स बना दिए गए हैं तो अब इस रूल्स को फॉलो करके ही उसे इन्फोर्स में लाया जाएगा, उसका प्रवर्तन होगा, उससे पहले उसका प्रवर्तन नहीं होगा। तो ये प्रोसीजर जो लेट डाउन किए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, उस प्रोसीजर को फॉलो करना आवश्यक है। लेकिन कहा गया है कि यदि किसी पेरेंट एक्ट में किसी पेनाल्टी को लेकर कोई प्रावधान नहीं है तो ये केवल डायरेक्टिव इन नेचर होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपने कोई प्रावधान नहीं किए हैं, कि आपने इसको फॉलो नहीं किया प्रोसीजर को, तो क्या पेनल्टी होगी, क्या पेनल्टी नहीं होगी, तो इसका मतलब है या कोई बनाया पेरेंट एक्ट में किसी एक्ट को आपने प्रोहिबिट कर दिया है और प्रोहिबिट के बाद उसको पेनल्टी नहीं लगाई है उस पर जो है, तो अब उसके तहत बनाए जाने वाले रूल्स रेगुलेशन में क्या पेनल्टीज लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी, तो ये केवल डायरेक्टिव नेचर का होगा और ये डिपेंड करता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। क्योंकि जब हम आर्टिकल 265 पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहां पे चीजें हैं कि नो टैक्सेस शैल बी लेवीड विदाउट द अथॉरिटीज ऑफ लॉ। तो 265 में कहा गया है कि बिना विधि के प्रावधान के किसी पर कोई टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के माध्यम से भी आप किसी पर फाइन नहीं लगा सकते जब तक कि पेरेंट एक्ट जो आपको ये अनुमति नहीं देता। तो यदि उसमें पेरेंट एक्ट में लिखा है कि आप फाइन लगा सकते हैं और आपने नहीं लगाया है, वो तो चलेगा, बिकॉज दिस इज एज द डायरेक्टिव इन नेचर, एक निर्देश है, नहीं लगाया। लेकिन अगर उसमें फाइन लगाने की बात ही नहीं कही गई है और आपने फाइन लगा दिया प्रशासनिक विधि के द्वारा, तब जो है ये दिक्कत करेगी और ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। एक और भी चीजें हैं। तो इसका मतलब है कि जो केरल एजुकेशन बिल है, इसमें यही कहा गया कि जो प्रोसीजर बताए गए हैं कि पहले आपको नोटिफाइड करना होगा ऑफिशियल गजट में, फिर पार्लियामेंट के सामने रखना होगा, तभी वो उसका इन्फोर्सिएबल होगा, तो ये मैंडेटरी माना गया है। फिर एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है, 1978 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें कहा गया है, एटलस साइकिल पता ही है, साइकिल बंद हो रही है कंपनियां वगैरह जो हैं, तो इसमें पेनल्टी वाली बात कही गई थी कि अगर पेरेंट एक्ट में पेनल्टीज के बारे में प्रोविजंस हैं तो ये केवल डायरेक्टिव इन नेचर होगा। ये आवश्यक नहीं कि
रेगुलेशन जो बना रहा है व्यक्ति तो उसमें भी वही पेनाल्टी सेम रखे, कम रख सकता है या पेनाल्टीज नहीं रख सकता है। तो इतनी बात इसमें कही गई थी। इसके बाद जब हम आएंगे प्री पब्लिकेशन, इसका मतलब है कि जब रूल्स रेगुलेशन बन गए तो उसका इन्फोर्समेंट कैसे होगा। तो उसका इन्फोर्समेंट होने से पहले उसका उस एरिया में, जिस एरिया में वो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, इन्फोर्समेंट होने हैं, उसका पब्लिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिद्धांत हमारे पास है कि तथ्य क्षम्य होता है बट लॉ कभी भी क्षम्य नहीं होता है। तो आप ये नहीं प्ली ले सकते कि हमें विधि का ज्ञान नहीं था, लॉ का ज्ञान नहीं था, लेकिन ये तथ्य केवल उसी पे अप्लाई होता है, उसी लॉ पे अप्लाई होता है विच इज मेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, पार्लियामेंट। तो यदि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया है या किसी स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया है तो उससे अब आपको फॉलो करना आवश्यक है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इसका ज्ञान नहीं था। ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया बना करके, सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो गया है, तो अब लॉ ये उम्मीद करता है कि आपको उसका ज्ञान है। लेकिन वो रूल्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे अप्लाई नहीं होता। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अगर उस स्थानीय समाचार पत्र में पब्लिश नहीं हुआ है, उस एरिया में पब्लिश नहीं हुआ है, तो कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी। तो ये कुछ हद तक इसमें बचाव है प्री पब्लिकेशन, इसलिए प्री पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्यायोजित विधायन के प्रकाशन की जो प्रथा थी वो इंग्लैंड में से प्रारंभ हुई। वहां पर था रूल्स पब्लिकेशन एक्ट 1898। ब्रिटेन में रूल्स पब्लिकेशन एक्ट 1898 था। उसमें ये वहां से एक कस्टम स्टार्ट हुआ कि जितने भी सबऑर्डिनेट एक्ट बनेंगे उसका प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। रूल्स रेगुलेशन जहां बनेंगे, जिस एरिया में लागू होंगे, उस एरिया में उसका प्रकाशन होना आवश्यक है। और वही प्रथा हमारे यहाँ कानूनी लिखत अधिनियम 1946 में आई। वो हमारे यहाँ क्या वही की है। तो कानूनी लिखत अधिनियम 1946 द्वारा भी उसी को कंटिन्यू रखा गया। इसके सेक्शन 3 में कहा गया है कि कोई भी नियम प्रभावी नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, जब तक कि वो पब्लिश नहीं कर दिया जाता। लेकिन व्हाट इज दी, कहा गया कि जो कानूनी लिखत है उसके अंतर्गत जो स्थानीय चीजें हैं, जो लोक निगम हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन हैं, उसके बाई लॉज नहीं आते और सभी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को पब्लिश करना अनिवार्य नहीं है। यानी कि पहली बात तो यह है कि जितने नियम हैं उसका पब्लिकेशन होना आवश्यक है, तभी वो प्रभावी होगा। लेकिन इसके अंतर्गत बाई लॉज नहीं आएगा। तो बाई लॉज का मतलब है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने कोई लॉज बनाया है तो उसका प्रकाशन मैंडेटरी नहीं है, वो इन्फोर्स में हो सकता है और सबके लिए मानना जरूरी है। दूसरी बात है कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि किसका प्रकाशन होना है और किसका प्रकाशन नहीं होना है। अब जैसे डीएम ने एक रूल्स बना दिया कि स्कूल की बसें कब और कहां जानी है, कैसे कैसे जानी है, तो ये एक ऐसी चीजें हैं कि इसका प्रकाशन होना आवश्यक है, क्योंकि ये सीधे सीधे कॉमन पीपल से संबंधित है, उनको नॉलेज में आना आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति का कहीं दौरा है किसी डिस्ट्रिक्ट में और आपको कल किसी रोड को बंद करना है तो उसको आपको पब्लिश करना होगा एक दिन पहले कि ये राजमार्ग अब बंद रहेगा, क्योंकि ये दिस इज द कंसर्न अबाउट द कॉमन पीपल ऑफ द सोसाइटी। जब हम बात करते हैं अमेरिका की, अभी तो हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन में यानी कुछ एक्सेप्शंस थे
सभी मामलों में पब्लिकेशन आवश्यक नहीं था, कुछ में मैंडेटरी कर दिया गया था। तो ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं तो वहां पे फेडरल रजिस्टर एक्ट 1935 है। फेडरल रजिस्टर एक्ट 1935, उसमें कहा गया, उसमें ये रिक्वायरमेंट है कि जितने भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हैं उनका पब्लिकेशन आवश्यक है। तो फेडरल रजिस्टर एक्ट 1935 के सेक्शन 5 में कहा गया है कि कोई भी नियम जिसको इस अधिनियम के अधीन पब्लिश होना है, प्रकाशित होना है, तब तक किसी व्यक्ति के विपरीत प्रवर्तित नहीं की जाएगी, इन्फोर्स नहीं की जाएगी, जब तक कि उस व्यक्ति को उसकी वास्तविक जानकारी न दे दी गई हो। इसका मतलब है कि अगर उस एरिया का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी रोड को ब्लॉक कर रहा है और आप उस रोड पे चले गए हैं तो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा जब तक कि ये प्रूफ न हो जाए कि हाँ, इस रूल्स के बारे में इस व्यक्ति को जानकारी थी। इसका मतलब है कि वहां पे पब्लिकेशन मैंडेटरी कर दिया गया था। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पब्लिकेशन यूएसए में मैंडेटरी कर दिया गया। भारत की बात करते हैं, जब भारत में प्रकाशन के लिए कोई भी साधारण नियम नहीं है। प्रथा स्वरूप जो सेंट्रल गजेट है, जिसकी व्यवस्था पहली बार 1863 में किया गया था। प्री का क्वेश्चन है कि केंद्रीय राज्य पत्र पहली बार कब आया था, तो 1863 में आया था। सभी रूल्स रेगुलेशन सब उसी में पब्लिकेशन होते हैं और एक कस्टम बन गया है कि जैसे ही कोई रूल्स बनेगा, रेगुलेशन बनेगा, सब उसी में पब्लिश होंगे। जब 20वीं शताब्दी में 20th सेंचुरी में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बाढ़ आ गई, थोड़े से कानून संसद के द्वारा बनाए गए हैं, बाकी हजारों कानून प्रत्यक्ष विधान के द्वारा बनाए गए हैं। तो फिर केंद्रीय सरकार ने अधीनस्थ विधान को 1960 से संहिता के रूप में प्रकाशित करना शुरू कर दिया। कोड के रूप में पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया 1960 से। तो जितने भी रूल्स रेगुलेशन थे वो जिस सब्जेक्ट को लेकर के थे, उस सब्जेक्ट का कोड बना करके उसको कंपाइल करके उसका प्रकाशन होना शुरू हो गया। लैंड रेवेन्यू कोड, टैक्स कोड, ये सब कंपनी कोड करके जितने भी रूल्स वगैरह थे उसको प्रकाशित करना शुरू कर दिया। और इसी को जो है कानूनी नियम व आदेश की संज्ञा दे दी गई। दिस इज टर्म्ड एज द लीगल रूल्स एंड द रेगुलेशन, कि अब इसका मतलब है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं उसका प्रकाशन होना आवश्यक है। तो भारत के जो न्यायालय हैं वो कैसे कंट्रोल करते थे? उन्होंने एक डॉक्ट्राइन हमारे पास है, ऑडी अल्टरम पार्टम, सुनवाई का अधिकार, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसी के परिप्रेक्ष्य में जज करना शुरू कर दिया कि व्यक्ति को जब आपके रूल्स का ज्ञान नहीं है तो उसे कैसे पता कि उसे कहां जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि एक्ट तो कभी कभी चेंज होंगे, बट रूल्स रेगुलेशन तो कभी भी मिनिस्टर अपना आया चेंज कर दिया, डीएम अपना आज कल कुछ था, कल दूसरा चेंज कर दिया डीएम। तो इसलिए इन चीजों का नॉलेज यदि कॉमन पीपल के पास नहीं है तो उनको आप इल्जाम नहीं लगा सकते कि आपने रूल्स ब्रेक कर दिया है। तो पब्लिश तो आपको करना पड़ेगा, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत तो यही कहता है। और इसके रिगार्डिंग पहला केस जो आया, हरला वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, इसको नोट कर लेना, आप लोग याद कर लेना, ये प्री में पूछा ही जाएगा। हरला वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान 1951 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी रूल्स रेगुलेशन जब तक प्रकाशित नहीं होता है उसका इन्फोर्समेंट नहीं किया जा सकता। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने दूसरे केस में भी रेटिफाई किया। वो केस क्या था? द स्टेट ऑफ केरला एंड अदर वर्सेस पीजे जोसेफ, 1958 सुप्रीम कोर्ट। कंटिन्यू किया
प्रकाशन का ढंग क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने केस में अगले केस में बताया, और केस हमारा है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज 1965 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां नियमों के प्रकाशन के लिए पेरेंट एक्ट में कोई अपेक्षा नहीं की गई है, वहां नियमों को एक रेगुलर रूप में प्रकाशित करना आवश्यक है। जो पिछले तरीके से आप कोई रेगुलेशन प्रकाशित किए थे, पब्लिश किए थे, उसी तरीके से आप पब्लिश कर दो। कोई स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। उस एरिया में जो भी न्यूज़पेपर वगैरह हैं उसमें आप पब्लिश कर सकते हो। भारत गजट, जो इंडियन गजट है, उसमें प्रत्यायोजित विधायन को संबंधित व्यक्तियों के सूचनार्थ जो है आप पब्लिश कर दोगे, तो ये भी एक सामान्य तरीका माना जाएगा। तो यदि भारत के गजट में भी आपने पब्लिश कर दिया है, तो ये भी माना जाए कि हाँ, लोगों को इसकी जानकारी तो हो ही गई होगी। और यदि नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने प्रवर्तन के लिए कोई तारीख फिक्स कर रखी है, तब तो वो उसी को प्रवर्तित होगी जब आपने पब्लिश किया है। बट यदि कोई तारीख फिक्स नहीं किया है, तो जिस तारीख को ये पब्लिश किया गया है, ये उस तारीख से प्रवर्तित होगी, उस तारीख से लागू होगी। तो अगर आपने कोई तारीख फिक्स किया है, तो पब्लिकेशन के बाद उस तारीख से अप्लाई होगा जिस तारीख से आपने फिक्स किया है। बट आपने कोई तारीख नहीं बताया कि ये हमारा एक्ट कब लागू होना है, तो इसका मतलब है कि जब आपने पब्लिश कर दिया, ये उसी डेट से लागू होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप बहुत से कानून देखे होंगे कि वो जिस तारीख से पब्लिश होता है उसी तारीख से उसका प्रवर्तन माना जाता है। इसके बाद स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अनदर वर्सेस राम रघुवीर प्रसाद एंड अनदर 1979 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें कहा गया कि यदि पेरेंट एक्ट में पब्लिकेशन की बात कही गई है और उसके लिए कोई प्रेस्क्राइब्ड मैनर बताया गया है, तो वो मैंडेटरी है। पेरेंट एक्ट में कह दिया गया कि यदि इसके तहत कोई रूल्स बनाया जाएगा तो उसको इसी तरीके से पब्लिश किया जाएगा। तो यदि कोई तरीका बताया गया है तो वो अब मैंडेटरी है और आपको उसी तरीके से ही उसका पब्लिकेशन करना होगा, तभी वो प्रभाव में आएगा। अदरवाइज वो शून्य माना जाएगा और उसके तहत की गई सभी कार्रवाइयां भी शून्य मानी जाएंगी। तो ये हमारा था प्रत्यायोजित विधायन पर प्रक्रियात्मक कंट्रोल, प्रोसीजरल कंट्रोल ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस लिंक को आप लोग शेयर करते रहिए ताकि सभी तक पहुंचे ये नोट्स हमारा।